हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल पे हम अपना एक वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया था। इस वीडियो में हम Node.js के फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार वो वाला वीडियो देख लो। उस वीडियो में हमने अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया था और एक डेमो प्रोजेक्ट को भी इनिशिएट किया था। डेमो प्रोजेक्ट के कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पे जाके आप प्रोजेक्ट के कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मेन सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम Node.js के फंडामेंटल्स को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के लिए Node.js होता क्या है? Node.js एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि आप Node.js को कहीं पे भी रन कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप Node.js को विंडोज पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो, मैक पे भी रन कर सकते हो। और कमाल की बात तो यह है कि Node.js ARM64 आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। तो आप Node.js को मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है, बट एक बार अगर आपने लैपटॉप में एप्लीकेशन डेवलप कर ली तो उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन पे भी रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कि Node.js सिर्फ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को ही रन कर सकता है। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई एप्लीकेशंस Node.js के किसी काम की नहीं है। तो अब ये इतनी बड़ी बात कैसे बन गई? मतलब Node.js इतना बड़ा कैसे बन गया? Node.js के आने से पहले जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को सिर्फ ब्राउजर्स में ही रन कर सकते थे और इस वजह से जावास्क्रिप्ट कभी भी मेन स्ट्रीम लैंग्वेज नहीं बन पाई। जावास्क्रिप्ट को हमेशा छोटे मोटे काम करने के लिए ही यूज किया जाता था, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन करना हो तो जावास्क्रिप्ट को यूज कर लो। लेकिन Node.js के आने के बाद आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप फुल फ्लैश्ड बैकएंड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। आप डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, रेडिस, काफका या फिर किसी और कंपोनेंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। Node.js आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को एक अलग ही पावर दे देता है। आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके वो सारे काम कर सकते हो जो पहले सिर्फ जावा या पाइथन या फिर C++ में ही पॉसिबल हो पाता था। और कुछ यूज केसेस में तो जावास्क्रिप्ट उन बाकी सारी लैंग्वेजेस से काफी अच्छी है। ये आपको वीडियो के लास्ट सेक्शन में पता चल जाएगा। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Node.js के अंदर एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इंजन होता है जिसका नाम है V8। V8 एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। और अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो क्रोम ब्राउजर के अंदर भी V8 इंजन ही यूज होता है। तो जो V8 इंजन है ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है और Node.js जो है ये इसके ऊपर एक रैपर है। और इस वजह से आप अपनी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को Node.js के थ्रू सर्वर पे रन कर सकते हो। और अगर आप ब्राउजर को यूज कर रहे हो तो वो सेम V8 इंजन आपके जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर में भी रन करता है। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि Node.js आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब क्योंकि Node.js अंदर V8 इंजन को ही यूज करता है तो यहाँ पे Node.js का ज़्यादा कोई रोल है नहीं। सारा का सारा रोल आपके V8 इंजन का है। तो अभी मैं जो आपको एग्जीक्यूशन स्टेप्स बताने वाला हूँ वो V8 के करस्पॉन्डिंग है। और ये कोई डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये एकदम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले V8 आपके जावास्क्रिप्ट कोड को लेता है और उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये जो बाइट कोड होता है ये मशीन कोड नहीं होता है बल्कि एक बीच की स्टेट होती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपके बाइट कोड को मशीन में एग्जीक्यूट किया जाता है। बाइट कोड को आप किसी लेगो के ब्लॉक की तरह इमेजिन कर सकते हो। जहां पे भी उस कोड की जरूरत पड़ती है उसको उठा के एग्जीक्यूट कर दिया। आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कितना भी कॉम्प्लेक्स हो बट कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड बनता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसे आपने लेगो खेला होगा तो वहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग आपके कोड के ब्लॉक्स होते हैं। और एक बार जब बाइट कोड बन जाता है उसके बाद दो पैरेलल स्टेप्स होती हैं। एक स्टेप ये होता है कि आपके बाइट कोड को लेके वो डायरेक्टली इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट हो जाता है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपके बाइट कोड को पहले मशीन कोड में बदला जाता है और उसके बाद उसको रन किया जाता है। अब आप सोचोगे कि यार ये दो स्टेप्स क्यों हो रही हैं? तो इसका रीजन ये है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा कोड लिखा जो कि बहुत बार आ रहा है, जैसे कि आपने एक लूप चला दिया 100 बार, तो जब हम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे आपको 100 बार बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और इस वजह से वहां पे आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस मिलती है। तो ऐसा कोड जो कि आपको बहुत बार आ रहा है, V8 इंजन क्या करता है उस कोड को हॉट मार्क करके उसको डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल कर देता है।
तो यहाँ पे ना 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का कोड आया, जावास्क्रिप्ट के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया गया। फिर बाइट कोड को या तो आप डायरेक्टली इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप बाइट कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसा कोड जो आपको बहुत बार आता है, उस कोड को मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है। इस वजह से आपको काफ़ी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप सेम कोड को बार बार इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करोगे वर्सेस आप उसी कोड को एक बार कंपाइल कर लो और उसको सीधे प्रोसेसर को दे दो। तो सेकंड केस में ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो मिलेगा ही। ये जो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस है जिसमें आप कंपाइल कर रहे हो, इसको हम जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम Node.js के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं। इसको बोलते हैं इवेंट लूप। कंप्यूटर्स बाय डिजाइन एसिंक्रोनस होते हैं। एसिंक्रोनस होने का मतलब ये है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो चलता रहेगा और उसके अलावा बाकी जो काम होते हैं वो पैरेलली चलते रहेंगे। और जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस होती हैं। यहाँ पे सिंक्रोनस होने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो भी कोड लिखते हो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन एंड सो ऑन। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेलल टास्क करने हैं तो आपको मल्टीपल थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको 3 काम एक साथ करने हैं तो आप 3 थ्रेड बना लो और फिर वो तीनों थ्रेड पैरेलली आपके मशीन पे रन होते रहेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फैमिलियर हैं जैसे कि जावा, पाइथन या फिर गो, तो आपको पता होगा कि ये थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। पर जावास्क्रिप्ट के केस में जावास्क्रिप्ट भी एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, बट जावास्क्रिप्ट में आप थ्रेड्स नहीं बना सकते। जो भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन होती है वो एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है, वो एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो वहां पे फिर इतने सारे मल्टीटास्किंग वाले काम कैसे हो जाते हैं? और इसका रीजन है इवेंट लूप। अब इवेंट लूप को अगर हम कितनी भी डिटेल में समझना चाहें तो हम उसको बहुत अंदर घुस के भी समझ सकते हैं, बट अगर एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इवेंट लूप बेसिकली आप एक लूप की तरह इमेजिन कर सकते हो। उसके एक साइड में आपके एप्लीकेशन कोड होता है और उसके दूसरे साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो जैसे आपको कोई फाइल सेव करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो कोड दिख रहा है, इस कोड में आप एक फाइल सेव कर रहे हो। तो जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे, जब तक आपकी फाइल यहाँ पे सेव नहीं होगी, तब तक आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। ये सेम कोड को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं और वो है ये वाला तरीका। इस तरीके में क्या होगा कि आपकी फाइल सेव होने से पहले ही आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल होता है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे फाइल सेव करते टाइम एक फंक्शन भी पास किया है एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट और उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। तो जैसे ही आपने फाइल सेव करने की कमांड दी, Node.js ने आपकी रिक्वेस्ट को लिया और उसने वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेलीगेट कर दी। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है, कर्नल के अंदर तो बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, तो वो थ्रेड्स पैरेलली प्रोसेस करते रहेंगे और आपका जो Node.js एप्लीकेशन है वो आपके बाकी के कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही आपकी फाइल सेव होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके Node.js को बताएगा कि फाइल सेव हो गई है और फिर Node.js आपके कॉलबैक को कॉल करेगा। तो इस तरीके से ये एसिंक्रोनस बन जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी कोड चला सकते हो और अगर आपको कोई भी आईओ करना है, आईओ मतलब कि इनपुट आउटपुट, जैसे कि फाइल सेव करना या फिर कुछ और काम, तो उस केस में क्या होता है कि आप कॉल बैक पास कर सकते हो और जैसे ही आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म होगा, आपके कॉल बैक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और इसमें कमाल की बात यह है कि आपको थ्रेड्स को मैनेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको कितने थ्रेड चाहिए काम करने के लिए, 4 थ्रेड चाहिए, 8 थ्रेड चाहिए, ये सारी हेडेक ना Node.js की है और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की है। यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। आपको जो भी काम करना है आप उसको एसिंक तरीके से इनिशिएट करो और आप कॉल बैक फंक्शन पास कर दो वहां पे। मुझे उम्मीद है कि ये जो सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अभी तक हमने जो भी बात करी है ये हो गया पार्ट 1। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है Node.js एप्लीकेशंस कैसे रन होती हैं और उनके फंडामेंटल्स क्या हैं। इंटरव्यू में इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो फिर वहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होती है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसका रीजन है इवेंट लूप। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल कोड करने वाले हैं।
पिछली वीडियो में हमने जो डेमो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था वो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था और उसमें एक ही फाइल थी index.js जिसमें BMI निकालने का कोड है। बट जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस होती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप सारा कोड एक फाइल में तो नहीं लिख सकते। इसलिए आप जो भी कोड लिखते हो उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हो। इसको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो मेरे पास BMI निकालने का कोड जो है ये एक index.js फाइल में लिखा है। मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट मॉड्यूल बना देता हूँ और वहाँ पे BMI वाले कोड को कॉपी कर देता हूँ। मॉड्यूल को आप लेगो सेट के ब्लॉक की तरह इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की नीड है तो आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। अभी जो मैंने यहाँ पे BMI वाला मॉड्यूल बनाया है उसको मैं क्या करता हूँ, अपनी index.js फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये रिक्वायर कीवर्ड कैसे काम करता है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिक्वायर यूज़ करके अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद मैं BMI कैलकुलेट करने का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और आउटपुट को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं इस कोड को वापस से रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मिल रहा था। अब ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स बहुत टाइप के अवेलेबल हैं और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स ओपन सोर्स अवेलेबल हैं। ओपन सोर्स मतलब कि आप उनको फ्री में अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। हमें बहुत टाइप का कोड लिखना होता है, जैसे कि अगर हम HTTP सर्वर बनाएंगे तो हम थोड़ी ना खुद अपना HTTP हैंडलिंग का कोड लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उस केस में HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो अब ये मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे होता है, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि रिक्वायर कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। जब भी मैं किसी चीज़ को रिक्वायर करता हूं तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे कुछ वेरिएबल मिला है, जैसे कि इस केस में मुझे आउटपुट में BMI वेरिएबल मिला है। तो अब ये BMI वेरिएबल होता क्या है, अगर मैं अपने BMI वाले मॉड्यूल में जाऊं और उस फाइल को ओपन करूं तो आपको यहाँ पे एक module.exports करके लाइन दिख रही होगी। तो दूसरी वाली फाइल में जो वहां पे वेरिएबल है वो यही ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा है। हम इस मॉड्यूल से जो भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट एज इज मेरे को वहां पे मिल जाएगा और उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फंक्शंस होंगे वो मैं कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट करने का फंक्शन है तो वहां पे भी मैंने कैलकुलेट करने के फंक्शन को कॉल किया है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर कि रिक्वायर करने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिलता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो रिक्वायर होता है वो आपके सारे जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि यहाँ पे BMI वाले मॉड्यूल में अगर मैंने कोई भी कोड लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके मैंने console.log लिखा हुआ है, तो जब भी मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा तो एक बार आपका ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आपको console.log हेलो वर्ल्ड आपको दिखेगा प्रिंट होते हुए। जब एक बार हम कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद Node.js उस मॉड्यूल को कैश कर लेता है और जब हम सेकंड टाइम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे कैश्ड वाला ऑब्जेक्ट मिलता है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। मान लो कि मैंने BMI वाले मॉड्यूल को अपने कोड में 2 बार इंपोर्ट किया और उसको फाइल को सेव करके एक बार मैं रन करता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है बट दोबारा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रिक्वायर किया तो आपका सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ और वहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और फिर मैंने जब दोबारा उसको रिक्वायर किया तो आपको कैश्ड ऑब्जेक्ट मिल गया और वो पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब रिक्वायर को लेके तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने अपना खुद का मॉड्यूल बना दिया यहाँ पे BMI का। इसके अलावा आपको ओपन सोर्स मॉड्यूल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा Node.js के खुद के मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो अगर आप रिक्वायर में कोई पाथ देते हो, जैसे कि स्लैश लगा के या फिर डॉट स्लैश लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे BMI के केस में दे रखा है, तो इस केस में आपके लोकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है। Node.js ये एज्यूम करता है कि आपका मॉड्यूल आपकी फाइल सिस्टम में है और वो वहां से उसको इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे आप कोई पाथ नहीं देते तो Node.js ये एज्यूम करता है कि आपको या तो Node.js के डिफॉल्ट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है या फिर आपको किसी डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना है। डिपेंडेंसी मतलब कि ऐसे मॉड्यूल्स जो आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट में बट वो आपने नहीं लिखा है वो कोड, वो कोई बाहर के बंदे ने कोड लिखा है और वो आपको अवेलेबल है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो जो एग्जिस्टिंग नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाथ में इनकरेक्ट पाथ दे दिया या फिर मैंने कोई ऐसी स्पेलिंग लिख दी जो मॉड्यूल है ही नहीं, तो उस केस में आपको एरर आ जाती है।
ये अभी तक मैंने आपको जितनी भी प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूल सिस्टम। और मॉड्यूल सिस्टम का होना किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम जावा में एप्लीकेशन कोड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मावन है, या फिर अगर हमने पाइथन यूज़ करा है तो वहाँ पे आपको पिप मिलता है, PIP मॉड्यूल सिस्टम है, वो भी एक मॉड्यूल मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि Node.js है क्या। Node.js एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसका मतलब Node.js आपकी एप्लीकेशंस को सर्वर पे भी रन कर सकता है। Node.js के अंदर एक V8 जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो एक्चुअल में काम करता है। Node.js तो सिर्फ उस इंजन के ऊपर एक रैपर है, और ये जो सेम V8 इंजन होता है ये आपके गूगल क्रोम में भी होता है। फिर हमने ये समझा कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाइट कोड से या तो वो इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट होता है या फिर बाइट कोड से कंपाइल होके एग्जीक्यूट होता है। ये जो बाइट कोड से कंपाइलेशन होता है इसको जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। फिर हमने ये समझा कि Node.js में इवेंट लूप कैसे काम करता है। इवेंट लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है Node.js का, और हम आगे जितना भी कोड करने वाले हैं वो सब एसिंक्रोनस फैशन में ही होगा। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि Node.js में मॉड्यूल सिस्टम कैसे काम करता है और रिक्वायर कैसे करते हैं हम किसी मॉड्यूल को। और इसके साथ साथ हमने अपने डेमो प्रोजेक्ट में अपना एक मॉड्यूल भी बनाया है। पहले जो हमारा कोड था वो एक सिंपल सी फाइल में लिखा हुआ था index.js में, फिर हमने उसको मॉड्यूलराइज करके एक BMI नाम का अलग मॉड्यूल बना दिया। डेमो प्रोजेक्ट का कोड आपको गिटअप पे अवेलेबल है, गिटअप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाओ, और आप चाहते हो कि आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स के सारे वीडियोस आपके इनबॉक्स में मिल जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।